स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान कुमार मित्तल बुक से पढ़ाया जाएगा। तो आज जो है पहला अभ्यास को शुरू किया जा रहा है और पूरे अभ्यास को हल करके जो है आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक एक वीडियो को आज से तैयार अच्छे से कीजिए और एक नोट्स को बनाते चलिए। तो पहला पाठ का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, और थ्योरी में एक एक हेडिंग को अच्छे से समझाया जाएगा कि वैद्युत आवेश क्या है, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, कूलाम का नियम क्या है। एक एक हेडिंग को जो है आपको अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छे से नोट्स आपको बनाया जाएगा और एक एक सूत्र का डेरिवेशन किया जाएगा। और लास्ट में जो इसका न्यूमेरिकल दिया गया है, एक एक न्यूमेरिकल को भी हल करके वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो पहले जो है आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, और थ्योरी में पहला हेडिंग क्या रहेगा, वैद्युत आवेश क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कूलाम का नियम क्या होता है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और एक एक नोट्स को जो है एक एक हेडिंग को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे, वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को आवेश कहते हैं। कितना आसान है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ परिभाषा को लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। कितना आसान है, आप इसे 2 बार बोलिए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका 2 परिभाषा है। तो ये पहला परिभाषा जो है आप लोग को याद हो गया होगा। क्या परिभाषा है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो है इसका दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। तो दूसरा परिभाषा भी लिख लीजिए, वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को, वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत जो है आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। तो दोनों परिभाषा जो है बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है, जिससे आपको तुरंत क्या हो, याद हो जाए। तो दूसरा परिभाषा क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। यहाँ अर्थात लिख लेंगे, और अर्थात लिखने के बाद जो है इसका फार्मूला लिख लेंगे कि फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है, आवेश बराबर सूत्र इसका होता है, आवेश बराबर धारा गुणे क्या होता है, समय होता है। धारा मतलब वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा गुणे क्या हो गया, समय हो गया। अब यहाँ पे जो है इसका प्रतीक में लिख लेंगे। तो पहले सूत्र को पहले अपने कॉपी में जरूर आप सभी विद्यार्थी जरूर इसे नोट कीजिए। अब यहाँ पे जो है इसका प्रतीक होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर Q बराबर होगा आई गुणे टी। अब आई का नाम क्या है, तो धारा कहेंगे, और टी का क्या नाम है, तो कहेंगे समय कहेंगे, और क्यू का नाम क्या है, तो क्यू का नाम जो है आवेश है। तो क्यू बराबर क्या हो गया, आई गुणे क्या हो गया, टी हो गया। तो वैद्युत आवेश की 2 परिभाषा बताया गया। दोनों परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत जो है आवेश का मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, अब वैद्युत
आवेश का वैद्युत आवेश का मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं जो है बीमा क्या होता है, मात्रक एवं बीमा। तो अब इसका मात्रक और बीमा भी निकाल लेते हैं कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है और इसके बीमा क्या होते हैं। तो अभी आवेश का सूत्र ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं, तो आवेश का सूत्र होता है Q गुणे T पढ़े हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सूत्र होता है, क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे Q का मात्रक, Q का मात्रक, Q का मात्रक हो जाएगा, इधर बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर I गुणे टी कोष्टक बंद करके का मात्रक हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में जो है इसका मात्रक बताया जा रहा है। अगर आपको सूत्र याद है तो मात्रक बीमा निकालने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर Q का मात्रक बराबर क्या हो गया, I गुणे T का मात्रक हो गया। I का मात्रक क्या होता है, तो I का मात्रक आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे एम्पियर होता है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो क्या बन गया, एम्पियर सेकंड हो गया। और इसका दूसरा मात्रक क्या हो गया, तो इसका दूसरा मात्रक जो हो गया कूलाम हो गया। तो यहाँ दो मात्रक हो गया, पहला जो है एम्पियर सेकंड और दूसरा जो इसका मात्रक जो है क्या है, कूलाम है। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ेंगे इसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे Q का बीमा, क्या लिखेंगे, Q का बीमा मतलब आवेश का बीमा बराबर हो जाएगा। और यहाँ का लिखेंगे I गुणे टी कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा हो जाएगा। अब यहाँ पर I का बीमा जो है आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, I का बीमा क्या होता है, A होता है। और समय का बीमा क्या होता है, तो समय का बीमा जो है T होता है। अब इसको दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा AT हो जाएगा, क्या बनेगा, AT। तो आवेश का बीमा आप लोग याद रखेंगे, आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। तो समझ में आ गया होगा मात्रक भी और बीमा भी। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट भी करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी तैयार होता रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, अब आवेश के प्रकार। तो आवेश जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे अब आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब पहला आवेश का नाम क्या है और दूसरा आवेश का नाम क्या है, तो यहाँ पहला लिख लेंगे और यहाँ दूसरा लिख लेंगे। तो पहला आवेश का नाम है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। और दूसरे का नाम है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। अब हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक आवेश क्या होता है। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, धनात्मक आवेश। अगर धनात्मक आवेश की परिभाषा आपको याद है तो समझिए ऋणात्मक आवेश की परिभाषा जो है आप सभी लोग विद्यार्थी बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो धनात्मक आवेश पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे। अब धनात्मक मतलब क्या होता है, मतलब वृद्धि। अब धनात्मक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होगा कि कमी होगा। तो ध्यान देंगे, अगर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अगर कम होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कम होती हैं तो उसे आवेश को क्या कहा जाता है, धनात्मक आवेश कहा जाता है। अगर वृद्धि हो जाती हैं, अधिक हो जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। तो धनात्मक में कमी और ऋणात्मक में अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे जब, इसकी परिभाषा लिख लेंगे, जब जब किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम
या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों में कमी, या इलेक्ट्रॉनों में कमी, इलेक्ट्रॉनों में कमी, कोष्ठक बंद कर देंगे। इलेक्ट्रॉनों में कमी हो तो उस पर आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक आवेश कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या हो, कम या इलेक्ट्रॉनों में कमी हो, तो उस पर आवेश को क्या कहा जाता है, धनात्मक आवेश कहते हैं। अब यहाँ पर अगर ऋणात्मक आवेश की परिभाषा समझा जाए कि ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक जो है आवेश, तो जहाँ धनात्मक ऋणात्मक में क्या अंतर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की जो है मात्रा क्या है, यहाँ पर कम है, तो उसमें क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो लिखेंगे जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक, अब यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्वेश्चन बंद कर देंगे, हो तो उस पर आवेश ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक में और ऋणात्मक में क्या अंतर है, तो धनात्मक में क्या है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की मात्रा जो है यहाँ कम है, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक है, या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, उस पर आवेश को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो परिभाषा बहुत ही सरल भाषा में बताया जा रहा है, जिससे आपको तुरंत परिभाषा क्या हो, याद हो जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा तो है, दो है, सरल भाषा में बताया जाएगा और परिभाषा बनाना सिखाया जाएगा कि कैसे परिभाषा बनाया जाता है। तो यहाँ पहले परिभाषा को लिख दिया जाएगा, उसके बाद से परिभाषा बनाना सिखाया जाएगा। तो यहाँ परिभाषा को लिख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पे लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे अर्थात
अर्थात लिखने के बाद से यहाँ पे एक कामा दे देंगे और यहाँ पर इसका सूत्र लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बराबर वैद्युत बल, क्या होता है, वैद्युत बल बटा होता है और आवेश होता है। अब इसी से परिभाषा जो है ऊपर जो है लिखा गया है। अब कैसे परिभाषा बनाएंगे, जैसे ये बटा के नीचे आवेश है, तो जब बटा के नीचे जो भी कोई भी शब्द लिखा रहेगा तो इसको एकांक पढ़िएगा। क्या पढ़ते हैं, एकांक। जहाँ एकांक शब्द लिखा रहेगा तो समझिएगा वह जरूर बटे के नीचे होगा। तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर, किस आवेश पर, एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब इसकी परिभाषा इसी सूत्र में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। मतलब ये बटा के नीचे है इसलिए इसको एकांक पढ़ेंगे। तो एकांक आवेश पे लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर हो जाएगा एफ बटा क्यू। एफ का नाम क्या है, बल है, और क्यू का नाम क्या है, आवेश है। तो सूत्र क्या बना, ई बराबर हो गया एफ बटा क्यू। एफ का नाम वैद्युत बल और क्यू का नाम जो है आवेश हो गया। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, परिभाषा तो समझ में पहला आ गया। अब दूसरा परिभाषा इसका कैसे बना सकते हैं, वैद्युत बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका दूसरा परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ दूसरा भी परिभाषा लिख लेंगे कि वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को, वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कितना आसान है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब वैद्युत बल है और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ई से, नहीं तो ऊपर तो लिखे ही है, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी दो परिभाषा है। सबसे आसान परिभाषा जो है इस सूत्र से ले सकते हैं कि एकांक आवेश पे लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है, वैद्युत बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे कि वैद्युत जो है, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो है, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक एवं विमा, वैद्युत क्षेत्र का लिखेंगे यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक एवं विमा, का मात्रक एवं बीमा क्या होता है। अब इसका मात्रक निकालेंगे और इसका बीमा निकालेंगे। बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा जिससे आपको क्या हो, मात्रक, बीमा, परिभाषा सब याद हो जाए। तब लिख लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे पहले, ई बराबर होता है एफ बटा क्या होता है, क्यू होता है। अब दूसरी लाइन से लिखेंगे यहाँ पर ई का मात्रक, माने वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक, इसको पढ़ेंगे तो ई का मात्रक हो गया बराबर हो जाएगा एफ बटा क्यू, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का मात्रक हो जाएगा। अब एफ का मात्रक क्या है, तो एफ का मात्रक आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि एफ का मात्रक जो है न्यूटन होता है। मतलब एफ का मतलब बल, और बल का मात्रक क्या है, न्यूटन होगा, और बटा है तो बटा कर लेंगे, और आवेश का मात्रक क्या है, तो कूलाम है। तो क्या बन गया, न्यूटन प्रति कूलाम जो है इसका मात्रक हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कि इसका मात्रक कैसे निकाला गया। बल का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक जो है कूलाम होता है। अब यहाँ नीचे लिखेंगे ई का बीमा। अब यहाँ लिख लेंगे ई का जो है बीमा। अब ई का बीमा कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे ई का बीमा बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे एफ बटा जो है क्यू, कोष्टक बंद करके यहाँ लिखेंगे का बीमा हो जाएगा, का बीमा। अब एफ का बीमा मतलब बल, और बल का बीमा आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, क्लास 11 में पढ़े होंगे। तो बल का बीमा क्या होता है, तो बल का बीमा होता है यम यल टी पर -2 होता है। ये किसका बीमा है, तो बल का बीमा हो गया। और आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा AT होता है। तो यह किसका सूत्र बीमा है, और बीमा को हमेशा याद रखेंगे, बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। तो यहाँ का हो जाएगा यम यल टी पे -2, यह किसका बीमा है, तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत बल का बीमा हो गया।
गया और यह आवेश का बीमा AT हो गया। अब यह A ऊपर चला जाएगा, T ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, तो ऊपर जब जाएगा तो यहाँ लिख लेंगे यम यल, टी पर पहले -2 था और एक और यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, माने एक पावर ऊपर चला जाएगा क्योंकि टी के पावर 1 है, ऊपर गया माइनस हो जाएगा। ए ऊपर चला जाएगा तो एक ऊपर -1 हो जाएगा। तो अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला बनेगा यम यल, टी पर -3 और ए का इनवर्स हो जाएगा। तो ये किसका बीमा आ गया, तो यह वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो है बीमा आ गया। यम यल टी पे -2 ये किसका है, बल का है, और ए टी किसका है, आवेश का है। ए ऊपर गया, टी ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये टी का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो टी पर -3 हो गया, और ए ऊपर जाएगा तो ए का इनवर्स हो जाएगा। तो ये बीमा आ गया यम यल टी पे -3, ए के ऊपर -1 मतलब -1 मतलब ए इनवर्स इसको पढ़ा जाता है। तो मात्रक भी समझ में आ गया, बीमा भी समझ में आ गया और परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। तो अब अगला हेडिंग रहेगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहा जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी बहुत ही आसान है। तो लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कितना आसान है। यह एक सदिश राशि है। क्या लिखेंगे, यह एक कौन राशि है, सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। कूलाम का नियम। अब कूलाम ने क्या बात बताए थे, तो उन्होंने 2 आवेश लिए थे। पहला आवेश का नाम था Q1 और दूसरे आवेश का नाम था क्या है, Q2। पहले नियम को इनके बारे में समझेंगे और नियम के बाद से सूत्र का निगमन भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बात बताए थे, इस नियम के अनुसार। और ये बात जो है बहुत ही जो है सरल भाषा में बताया जाएगा, जिससे आपको तुरंत क्या हो, याद हो जाए। तो लिखेंगे 2 स्थिर मतलब 2 आवेश लिए थे, तो 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है इस नियम को क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। कितना आसान है। अब ये जो लिखा गया है, अब यह नियम को कैसे याद रखेंगे? तो याद करने के लिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे यहाँ एक आवेश Q1 है और यहाँ पर r दूरी पर एक दूसरा आवेश है और यहाँ पर आवेश क्या है? Q2 है। और कितने दूरी पर? r दूरी पर जो है यह आवेश Q2 है। अब यहाँ पे जो है पहला जो नियम बनेगा, F अनकर्मानुपाती होगा Q1 Q2। अब ये बन गया समीकरण नंबर क्या हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर F जो है, F है व्युत्क्रमानुपाती 1/r², और यह बन गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ अनकर्मानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ बटा में नहीं है, इसलिए इसका नाम अनकर्मानुपाती है, और यहाँ बटा में है, इसलिए इसका नाम क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर जो यह लिखा गया यही यहाँ पर है। दो स्थिर आवेशों के बीच कौन कौन आवेश है? Q1 Q2 है। आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या इसको प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के गुणनफल, बीच में क्या है? गुणा है, तो गुणनफल के अनकर्मानुपाती है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो यह जो लिखा गया है इसी में यह छिपा हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है। अब दोनों समीकरण को जो है संयुक्त कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब लिखेंगे यहाँ पे संयुक्त करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, समीकरण 2 को संयुक्त करने पर अब दोनों समीकरण को संयुक्त कर लेंगे तो क्या बनेगा? F मिलकर के F है, चिन्ह मिलकर के चिन्ह, और यहाँ का हो जाएगा Q1 Q2, अब बटा क्या हो जाएगा? r²। मतलब F चिन्ह Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा? r²। अब यहाँ से इसको नियम को बोल सकते हैं, पूरा नियम इसमें आ गया। कहेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या है? अनकर्मानुपाती है, तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे जो है इस चिन्ह को जब हटाएंगे, चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे F बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे K। अब यहाँ K एक नियतांक हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे? Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। अब यहाँ जो है जहाँ ये K क्या है? नियतांक है, लिखेंगे यहाँ पर जहाँ K एक क्या है? नियतांक है। अब नियतांक हो गया, और K का यहाँ मान क्या होता है? तो अब यहाँ K का मान याद रखेंगे कि K का मान क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है इसका K का मान होता है। अब K को हटा देंगे, और K हटा करके यहाँ पे क्या रखेंगे? F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको नॉट भी बोला जाता है और एप्सिलॉन 0 भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। अब ये जो सूत्र बन गया ये किनका सूत्र हो गया? तो यही सूत्र जो है कूलाम का सूत्र हुआ। कूलाम के नियम का जो है सूत्र क्या आ गया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r²। कितना आसान है। यहाँ जो बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनकर्मानुपाती है, और यहाँ बल जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या किया गया है? संयुक्त किया गया है, और संयुक्त करने के बाद से जो सूत्र बना F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r²। अब ये एप्सिलॉन 0 का नाम क्या है? तो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ
अपसाइलम जीरो का नाम होता है, अपसाइलम जीरो का नाम है वैद्युतशीलता। इसका नाम क्या है? वैद्युतशीलता इसका नाम है। इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर अपसाइलम जीरो का मात्रक क्या होता है, मान क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है। अब यहाँ पर इसके आगे जो है हम मात्रक, बीमा और मान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले जो है आपसे विद्यार्थी इतना जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो अब यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए। तो अब हेडिंग लिख लेंगे वैद्युतशीलता, अपसाइलम जीरो का मात्रक एवं बीमा क्या होता है। तो वैद्युतशीलता का जो है मात्रक और बीमा और इसका मान जो है कितना होता है। तो पहले जो है अभी हम लोग पढ़े हैं कूलाम का सूत्र। कूलाम का सूत्र क्या है? F बराबर होता है 1 होता है 4 पाई होता है अपसाइलम जीरो, और क्या था? Q1 था, Q2 था, और बटा में क्या है? R स्क्वायर है। अब यह अपसाइलम जीरो को ऊपर भेज देंगे और F को कहाँ भेज देंगे? नीचे भेज देंगे। तो अब अगला लाइन जो बनेगा, अपसाइलम जीरो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, 1/4 पाई हो जाएगा, और क्या है यहाँ पर? Q1 Q2 बटा, और एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला गया और F जो है नीचे आ जाएगा, तो F R का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ किसका सूत्र बन गया है? अब एप्सिलॉन जीरो का सूत्र बन गया है। अब यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, एप्सिलॉन जीरो का जो है मात्रक हो जाएगा, और बराबर इधर हो जाएगा 1/4 पाई, 1/4 पाई Q1 Q2 बटा F R स्क्वायर, कोष्टक बंद कर देंगे यहाँ पर और लिखेंगे यहाँ पर का मात्रा। तो एप्सिलॉन का मात्रा किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 पाई जो है, और Q1 Q2 बटा F R स्क्वायर के मात्रक के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ बराबर कर लेंगे तो ये Q1 का मात्रक क्या होगा? तो लिखेंगे यहाँ बनेगा कूलाम, और यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर आवेश का बनेगा कूलाम, और यहाँ बल का क्या मात्रक होता है? तो बल का मात्रक जो होता है न्यूटन, न्यूटन हो गया। और आर का मात्रक क्या होता है? मीटर, क्योंकि दूरी है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बना? कूलाम गुणे कूलाम, मतलब कूलाम में कूलाम का गुणा। अब यह कूलाम कहाँ से है? तो Q1 का मात्रक जो है कूलाम होगा और Q2 का भी मात्रक कूलाम होगा, और 1/4 पाई इसका मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा इसका मात्रक नहीं होगा। और F का मात्रक न्यूटन होता है और R का मीटर का स्क्वायर होता है। अब कूलाम में कूलाम का जब गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। तो कूलाम का स्क्वायर हो गया, बट्टा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो गया। तो क्या कैसे इसको पढ़ेंगे? कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो गया। तो मात्रक भी जो है समझ लिए होंगे। अगर इसको प्रतीक में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं C का स्क्वायर बटा न्यूटन N और मीटर M का स्क्वायर लिख सकते हैं। C का स्क्वायर बटा N मीटर का स्क्वायर होता है। तो मात्रक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका बीमा। तो एप्सिलॉन जीरो का बीमा, एप्सिलॉन जीरो का बीमा, और ये किसके बराबर होगा? बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बटा F R का स्क्वायर, कोष्टक बंद करके यहाँ लिखेंगे का बीमा। अब बल का बीमा क्या होता है और आवेश का बीमा क्या होता है, यह सब बताया जा चुका है। तो यहाँ पे Q1 का बीमा क्या होगा? 1/4 पाई का जो है बीमा नहीं होता है। तो Q1 का मतलब यहाँ बीमा होगा, आवेश का होगा 80। यहाँ 1 है तो 1 नहीं लिखा जाएगा, याद रखिएगा। Q2 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 80 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आवेश है। बटा बल का क्या होता है? बल का M L T पे -2, यह बल का है, और दूरी का क्या होता है? L का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए L स्क्वायर हो गया। तो ये किसका बीमा है? ये आवेश का है, ये भी आवेश का है, और यह बल का है, और यह दूरी का है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ A जो है देखेंगे ऊपर कितना है, तो A यहाँ 2 है तो इसलिए A का स्क्वायर हो जाएगा, और T का भी स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, और M क्या है नीचे यहाँ पर? M L 2 गो और L 1 गो मिलके कितना हुआ? L 3 गो, 3 घात होगा, और यहाँ पे T के ऊपर -2 घात हो जाएगा। अब ये सब पावर ऊपर चला जाएगा। जब ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? M का इनवर्स, L ऊपर गया तो L के ऊपर -3 घात, T ऊपर जाएगा तो यहाँ 2 घात प्लस 2 घात, और यहाँ A का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? M का इनवर्स, L के ऊपर -3, T के ऊपर 2 मिलके क्या हुआ? 4,
ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह जो बीमा किसका आ गया, तो एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है। यम का इनवर्स, यल के ऊपर -3 घात, टी के ऊपर 4 घात और ए का स्क्वायर जो है एप्सिलॉन 0 का यह बीमा आ गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशेष बातों को। तो अब यहाँ लिख लेंगे विशेष, और विशेष को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखवाया जा रहा है और ये मान को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ कोई पूछा जाए कि एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हल करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट की ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए ये इसको मान को याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का जो है मान क्या होता है बराबर कर लेंगे और इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर जो है -12 होता है। और यहाँ मात्रक इसका लिख लेंगे कूलाम। ध्यान देंगे क्या मात्रक होता है, कूलाम का स्क्वायर। भी मात्रक पढ़े भी हैं हम लोग, कूलाम का स्क्वायर बटा और क्या था, न्यूटन मीटर का स्क्वायर था। तो ये किसका मान है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है। अब अगला जो मान लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का अगर मान पूछा जाए तो इसका मान क्या होता है, लिखेंगे का मान, इसका टोटल मान जो होता है यह मान है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। याद रखेंगे 9 गुणे 10 के पावर 9 और इसका मात्रक होता है, इसका उल्टा लिख देंगे न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति जो है कूलाम का स्क्वायर। न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। अगर इसका मात्रक पूछा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो है का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक भी आप लोग याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन। यही मात्रक जो लिखे हैं न्यूटन और क्या होता है मीटर का स्क्वायर होता है और प्रति जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह मान को आप सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह मान की आवश्यकता पड़ेगा न्यूमेरिकल हल करने के लिए। परिभाषा क्या रहेगा, पहले परिभाषा को यहाँ लिख लिया जाए। तो लिखेंगे एकांक धनावेश को, एकांक परिभाषा को जो है साथ में आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए। तो एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, ध्यान देना यही शब्द को जो है अनंत इसमें लगाना है और अगले वाले में जो है अनंत शब्द नहीं लगाना है। तो क्या लिखेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से, क्या लिखेंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु, किसी बिंदु, किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को, कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, को वैद्युत विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। इसे, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, क्या बोलेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। अब इसकी परिभाषा जो है यहाँ से भी बना सकते हैं, सूत्र से भी। तो यहाँ पहले सूत्र लिख लेंगे। अब यहाँ पर वैद्युत जो है विभव, अब वैद्युत विभव का जो है सूत्र क्या होता है, तो वैद्युत विभव का सूत्र होता है कार्य बटा जो है आवेश होता है। कार्य बटा क्या है, आवेश जो है इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जो है विभव, वैद्युत विभव को किसे दिखाएंगे, भी से दिखाया जाता है और कार्य को W से और आवेश को जो है Q से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ से जो है इसका जो है परिभाषा बना सकते हैं। तो यहाँ बटे में क्या है, आवेश है, तो इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहा जाता है और इसे भी से प्रदर्शित करते हैं।
हैं। अगर ये अनंत शब्द को काट दिया जाए, सेम परिभाषा को उतार दिया जाए, तो वह परिभाषा किसका हो जाएगा? वैद्युत विभवांतर का परिभाषा बन जाएगा। वैद्युत विभवांतर में अनंत शब्द नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जो है इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ हेडिंग लिख लेंगे, वैद्युत विभव का जो है मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं क्या है? बीमा। अब इसका मात्रक क्या है और इसका बीमा क्या है? मात्रक एवं बीमा बहुत आसान है। मात्रक बीमा कभी भी आप सभी विद्यार्थी याद मत कीजिएगा, बस सूत्र याद है तो इसका मात्रक और इसका बीमा आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है सूत्र क्या होता है अभी पढ़े हम लोग, भी बराबर पढ़े हैं W बटा क्या है? Q है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे भी का मात्रक, भी का क्या हो जाएगा? मात्रक बराबर इधर हो जाएगा W बटा Q कोष्टक बंद करके का मात्रक। अब यहाँ पर जो है W का क्या नाम है? कार्य है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। तो मात्रक क्या आ गया यहाँ पर? जूल प्रति कूलाम आ गया। और इसका जो है दूसरा मात्रक होता है, याद रखेंगे, वोल्ट। इसका दूसरा मात्रक भी आप लोग को याद रखना है, वोल्ट। पहला मात्रक जूल प्रति कूलाम और दूसरा मात्रक किसका? वोल्ट होता है। अगर इसका बीमा निकालते हैं तो नीचे यहाँ लिखेंगे भी का जो है बीमा, भी का बीमा मतलब वैद्युत विभव का जो है बीमा बराबर इधर क्या बनेगा? W बटा Q कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा। अब यहाँ W का बीमा क्या होता है, मतलब कार्य का बीमा क्या होता है? तो कार्य का बीमा आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे क्या होता है? यम यल स्क्वायर होता है, टी पर -2 होता है। ये किसका बीमा है? कार्य का। और आवेश का क्या होता है? तो आवेश का जो होता है AT होता है। क्या होता है? AT होता है। अब यह A ऊपर चला जाएगा और T भी जो है ऊपर चला जाएगा। तो T के ऊपर -2 है और यहाँ एक पावर है ऊपर जाएगा, तो ये -2 और -1 मिलेगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ इसका बीमा क्या बन जाएगा? यम यल का स्क्वायर टी पर -3 घात हो जाएगा और ए ऊपर जाएगा तो ए के ऊपर -1 घात हो जाएगा। तो क्या बन गया? यम यल के ऊपर -2 घात और टी के ऊपर माइनस जो है -3 घात ए का इनवर्स, इसका जो है बीमा निकल गया। तो मात्रक भी समझ में आ गया होगा और बीमा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में क्या अंतर है? तो आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे, सेम परिभाषा लिखना है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा सेम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। अब यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे अर्थात, और अर्थात के नीचे कामा दे देंगे और कामा के नीचे जो है इसका सूत्र लिखेंगे, वैद्युत विभवांतर।
वैद्युत विभवांतर बराबर क्या सूत्र होता है? तो कार्य बटा आवेश, इसमें भी वही सूत्र होता है, कार्य बटा आवेश। विभवांतर को V से, कार्य को W से और आवेश को Q से। तो यहाँ V क्या बन गया? W बटा Q हो गया। बस इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो है एकांक आवेश क्यों बोला गया है, क्योंकि आवेश जो है बटा में है, इसलिए एकांक आवेश इसको पढ़ा जाता है। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो है परिभाषा तो इसी सूत्र से बनाया गया है, तो परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर का जो है मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो हेडिंग नोट कर लेंगे अब, वैद्युत विभवांतर का मात्रक एवं जो है बीमा, मात्रक एवं बीमा क्या होता है। विभवांतर में तो विभवांतर में अंतर जो होता है उसी को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है V का सूत्र क्या होता है? तो V बराबर W बटा क्या है? Q है। अब यहाँ दूसरे लाइन से लिखेंगे, यहाँ पर V का मात्रक, V का जो है मात्रक बराबर इधर क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे W बटा Q, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का मात्रक। अब तो यहाँ पर W का मात्रक क्या होता है? तो W का मात्रक जो होता है वह जूल होता है, प्रति हो गया, और आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम, या दूसरा इसका मात्रक क्या होता है? तो दूसरा इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका दो मात्रक है, जूल प्रति कूलाम, या दूसरा मात्रक इसका वोल्ट होता है। अब यहाँ लिखेंगे V का जो है बीमा, V का बीमा बराबर इधर क्या हो जाएगा? W बटा Q, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा, का बीमा। तो यह जो बीमा है ML² T/-2, ये किसका बीमा है? तो यह कार्य का बीमा है, बटा हो जाएगा। और आवेश का क्या होता है? तो आवेश का AT होता है। अब यह ऊपर चला जाएगा, A ऊपर जाएगा, T जो है ऊपर चला जाएगा, वो मतलब इसका पावर ऊपर भेज देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर? ML का स्क्वायर, T पर -2 था, ये एक घात ऊपर चला जाएगा तो -2 घात -1 घात हो जाएगा, और एक ऊपर -1 घात हो गया। अब अगला क्या बन जाएगा? अगला बनेगा ML², T पर -2 -1 मिल करके -3, एक के ऊपर -1 हो जाएगा। तो यह बीमा जो है किसका आ गया? तो वैद्युत जो है विभवांतर का जो है यह बीमा आ गया। तो लेंगे पहले हेडिंग को, माध्यम का पारा वैद्युतांक। अब माध्यम का पारा वैद्युतांक से क्या समझते हैं? तो पहले सूत्र को लिखेंगे। जब आपको सूत्र याद है तो समझिए परिभाषा बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले सूत्र क्या है? पारा वैद्युतांक बराबर होता है माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता बटा है निर्वात या हवा में वैद्युशीलता। अब यहाँ जो सूत्र आपको अगर याद है तो समझिए परिभाषा क्या है, याद है। अब यहाँ पे पारा वैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो पारा वैद्युतांक को K से प्रदर्शित करते हैं, और माध्यम के निरपेक्ष वैद्युशीलता को अपसाइलम से, किससे? अपसाइलम से। निर्वात या हवा में वैद्युशीलता को अपसाइलम 0 भी कह सकते हैं या अपसाइलम नॉट भी कह सकते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगा? तो पहले जो है ऊपर वाला के नाम लेंगे और कहेंगे, और नीचे वाला के नाम लेकर के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहा जाता है। तो कैसे परिभाषा लिख सकते हैं? किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता और निर्वात या हवा में वैद्युशीलता के अनुपात को पारा वैद्युतांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, परिभाषा इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है कैसे परिभाषा बनेगा। तो परिभाषा को भी जो है लिख लीजिए।
किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता, क्योंकि बटा में था ऊपर था तो इसलिए इसका नाम लिखेंगे पहले, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता तथा निर्वात में वैद्युशीलता के अनुपात को माध्यम का पारावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। यह मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। मतलब क्यों है, क्योंकि अपसाइलम भी ऊपर है और अपसाइलम जीरो है, तो जब अपसाइलम का जो मात्रक होगा और अपसाइलम जीरो का मात्रक सेम होगा, दोनों का मात्रक जो है कट जाएगा, इसलिए जो है यह मात्रकहीन तथा क्या है, विमाहीन राशि है। तो परिभाषा बहुत ही इजी है, बस सूत्र आपको याद है तो परिभाषा खुद बना सकते हैं। तो पहले सूत्र को जो है आप सभी विद्यार्थी याद रखिए, सूत्र याद तो परिभाषा याद। अब अगला जो हेडिंग होगा वैद्युत क्षेत्र जो है, इलेक्ट्रिक एरिया इसको बोलते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। तो वैद्युत के जो है मतलब वैद्युत मतलब आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र रहेगा जहां पर वैद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र जो है कहलाता है, और यह जो है सदिश राशि होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी बहुत इजी है, इसे 2 बार पढ़िएगा, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं। यह प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। वैद्युत बल रेखाएं से आप क्या समझते हैं, बहुत आसान है। तो क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींची गई रेखा जो वैद्युत के लगातार प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यह धनावेश से निकल करके ऋणावेश तक जाता है। तो वैद्युत के चारों ओर जो है खींची गई रेखा जो वैद्युत के लगातार को क्या करती है, प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो है जो किससे होकर के निकलती हैं और किसमें प्रवेश होती हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में जो है प्रवेश करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं भी समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है। कैसे बोलेंगे, यह धन आवेश से निकला है और ऋण आवेश में क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, और ये इसका चारों तरफ जो है खींचा गया है। तो परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने कॉपी में से जरूर नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं का गुण क्या होता है। तो अब हेडिंग लिख लेंगे वैद्युत बल रेखाएं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं के गुण क्या होते हैं, तो पहला वैद्युत बल रेखाएं का गुण क्या होता है, यह धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पे जाकर के क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कितना आसान है। पहला क्या बोलेंगे, यह धनावेश से चल करके मतलब धनावेश से निकलती हैं और चल करके किसमें, ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। दूसरा है, यह रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी के तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। मतलब ये जो रेखाएं जो खींचा जाता है वह लचकदार डोरी के तरह जो है सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेश में आकर्षण होते हैं। जब विपरीत आवेश रहता है मतलब अलग अलग आवेश रहता है, प्लस माइनस चिन्ह रहता है, उसके लिए क्या होता है, आकर्षण होते हैं। विपरीत आवेशों में क्या होते हैं, आकर्षण होती हैं। तो 2 जो है इसका गुण जो है समझ में आ गया होगा। तीसरा जो होता है, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं को जो है आज तक कोई नहीं देखा है, उसको कल्पना किया गया है कि मतलब ऐसे वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखा हो या चुंबकीय बल रेखा हो, दोनों रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं और निष्कोण होती हैं। निष्कोण मतलब वो जो है बिना कोण की रहती हैं, बिना कोण बनाए जो है निकलती हैं, और वो एक दूसरे को कभी काटती भी नहीं है। याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखा हो या चुंबकीय बल रेखा हो, वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कल्पना किया गया कि मतलब ऐसे रेखाएं होती होंगी। चौथा लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि क्या है, असंभव होता है। अगला लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं
और जिस जगह पर मिलती हैं वह दोनों स्थान पृष्ठ के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर जो है वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से निकलेंगी चलेंगी, जिस जगह से मिलती हैं वह दोनों स्थान क्या होते हैं, पृष्ठ के लंबवत। लंबवत का मतलब वहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 जो है वैद्युत बल रेखाओं का गुण बताया गया। तो ये पाँचों को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, आपको जो है यह गुण याद हो जाएगा। अब अगला हेडिंग रहेगा परीक्षण आवेश क्या होते हैं। परीक्षण आवेश से आप क्या समझते हैं? ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है उसी को क्या कहा जाता है? परीक्षण आवेश कहा जाता है। कितना आसान है, 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे? ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र न हो उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश को किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो Q से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? कूलाम होता है। क्योंकि आवेश का मात्रक तो आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो बहुत आसान परिभाषा है, मतलब परीक्षण आवेश में जो है उसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। तो अगला हेडिंग लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? यह भी प्रश्न बहुत आईएमपी है। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे? तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में वह निकाय होते हैं जिसमें 2 बराबर, मतलब दोनों बराबर रहेगा, परंतु वह आवेश क्या होंगे? विपरीत रहेंगे। एक प्लस रहेगा तो एक माइनस रहता है, और अल्प दूरी पर मतलब कुछ दूरी पर जो है स्थित होते हैं, उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे यहाँ पर HCl देख रहे हैं तो HCl पे, H पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, और Cl पे जो होता है माइनस चार्ज होता है। प्लस चार्ज का मतलब कि यह वह इलेक्ट्रॉन को देता है, Cl के ऊपर माइनस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लेता है। यहाँ पर जो है HCl का जो है बनाया गया, जैसे H2O का है तो H के ऊपर प्लस होता है और OH के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण किया है। तो वैद्युत द्विध्रुव पे आवेश देखिए बराबर है, प्लस है तो माइनस, लेकिन विपरीत है। क्या है? विपरीत आवेश होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह प्रश्न जो है कई सालों के बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको जो है आप लोग सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कीजिएगा, और इसको जो है इसका परिभाषा जो है कैसे याद करना है, बस आपको सूत्र याद तो परिभाषा याद हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर जो है ये Q जो देख रहे हैं, एक आवेश उसको बोला जाए, क्या बोलेंगे? एक आवेश। और 2L का नाम क्या है? तो ये दोनों आवेशों के बीच की क्या है? दूरी है। तो कहेंगे एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कितना आसान है, इसी में छिपा है उत्तर। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उत्तर क्या होगा याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे? इसका नाम क्या है? एक आवेश। यहाँ पे देखिए 2 आवेश है, लेकिन इसमें से एक आवेश को लेंगे। 2L का नाम क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है कि गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा इसी से यह बनाया गया है। एक प्लस आवेश है और एक जो है माइनस आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L है। तो यहाँ पर जो सूत्र बना P बराबर Q गुणे 2L, मैंने Q का नाम पहला आवेश, 2L का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। परिभाषा इसी में छिपा है, बनाना जो है सीख लीजिए। अगला हेडिंग होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो सबसे पहले उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। P बराबर जो है Q गुणे क्या होता है? 2L होता है। अब दूसरी लाइन से लिखेंगे P का मात्रक क्या होगा? P का मात्रक, इधर क्या बन जाएगा? Q गुणे 2L का मात्रक। अब देखिए Q का नाम तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, Q का नाम जो है आवेश होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ कूलाम हो गया।
टू मतलब दो का जो है ये मात्रक नहीं होगा, ये अंक का जो है मात्रक नहीं होता है। और यल का नाम क्या है, लंबाई है। तो लंबाई किससे नापते हैं, तो मीटर से नापते हैं। तो क्या बन गया, कूलाम मीटर हो गया। कितना आसान है, कूलाम, क्यू से कूलाम और ये एल से क्या हो जाएगा, लंबाई है तो लंबाई से क्या बन गया, मीटर हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या आ गया, कूलाम मीटर आ गया। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे पी का बीमा। अब पी का बीमा बराबर क्या बनेगा, क्यू गुणे 2 यल का बीमा। अब क्यू का बीमा क्या होता है, तो क्यू का बीमा जो है बताया गया है तो एटी होता है। क्या होता है, एटी। अब ए कहाँ से आ गया, क्योंकि आवेश वाला सूत्र होता है धारा गुणे समय होता है, इसमें धारा का ए होता है, समय का टी होता है, तो एटी हो गया। ये दो जो देख रहे हैं इसका अंक का जो है बीमा नहीं होता है। अब लंबाई का बीमा क्या होता है, तो लंबाई का बीमा जो है यल होता है। अब ये दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए टी यल हो जाएगा। क्या बनेगा, ए टी यल। अब बताइए ए टी यल जो है किसका ये बीमा आ गया, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है यह बीमा आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि आज का पढ़ाई क्या क्या हुआ, वैद्युत बल रेखा क्या है, वैद्युत बल रेखाओं का गुण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है, इसके बीमा क्या है, आज के इस वीडियो में बताया गया। तो आज के वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस जो है इस चैनल पर एकदम सरल भाषा में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बताया जाता है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।